फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। और फ्रेंड्स, हम इस ऑनलाइन क्लास में आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। और ये चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन पर बेस है और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट 2 में हम बाकी जितने पार्ट हैं, जितने पॉइंट है, सब हेडिंग्स है, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकैपिचुलेशन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ये नाम किसके नाम पर पड़ा? हड़प्पा जो एक प्लेस है, यहाँ पर सबसे पहले इस सिविलाइजेशन के एंशिएंट सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले, तो इसी हड़प्पा के नाम पर इसका नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसे हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है? इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो है ये सेटलमेंट डेवलप हुई थी, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कि हड़प्पा जिसके नाम पर यह सिविलाइजेशन पड़ी, हड़प्पा अब जो है वो पाकिस्तान में है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी ये सिविलाइजेशन जो शहरों के ऊपर बेस करके थी। ओके और इस सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। तो अपर पार्ट जिसे सिटाडेल कहा जाता था और ईस्टर्न पार्ट जिसे हम लोअर टाउन कहते थे। इसके अलावा वहाँ से जो भी एविडेंसेस मिले हैं, जो भी वहाँ से स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उनमें से ग्रेट बात के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैसी है, क्या उनके फीचर्स है, उसे भी हमने पढ़ा। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड, जिन लोगों ने भी पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दूंगी ताकि आप उसे भी देख पाए। तो आइए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है लाइफ इन द सिटी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैंने अभी बताया कि ये कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी अर्बन फीचर्स थे मोस्टली। और अर्बन जब बात होती है तो ऑब्वियसली अर्बन एरियाज़ में सिटी होते हैं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में सिटीज़ होते हैं और ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी क्योंकि आपने इसके हाउसेस के फीचर्स को देखकर पढ़ा समझा होगा। ड्रेन्स के बारे में जब मैंने बताया तो कितना एडवांस था उस ज़माने में, इससे पता चलता है कि ये बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं जो सिटी इतनी एडवांस थी, क्या उस सिटी पे कोई रूलर्स थे? तो सबसे पहले जानते हैं रूलर्स के बारे में। सो अ हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हड़प्पन सिटी कैसे थी? बहुत ही बिजी प्लेस थी। तो देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। तो अब ये माना जाता है कि इस जगह पे कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन लोगों ने इस सिटी को लेकर प्लान किया। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि किसी भी सिटी में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है। अब ये म्युनिसिपैलिटी उस शहर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स को देखती है, नल के पानी से लेकर ड्रेन्स को लेकर, इन सारे प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, उसे सॉल्व करती है। तो इन सब में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं। ठीक इसी तरह से स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं और जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आ जाते हैं। तो ये सब जो है आज के टाइम पे जो हमारे देश को लेकर प्लानिंग करते हैं। तो ठीक इस तरह से क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर उस ज़माने में आज से 5000 साल पहले 2 स्टोरीज हाउस बनते थे, है ना, 2 तल्ला मकान बनते थे। और उसके अलावा उस समय ड्रेन्स कैसे थे? ड्रेन्स जो थे कवर ड्रेन्स थे। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न था? ये सब कुछ। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट बात, हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ जहाँ तक इसके एविडेंस मिले हर जगह लगभग एक यूनिफॉर्म फीचर मिला है। उस यूनिफॉर्म फीचर्स में मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया। ब्रिक्स यानी हड़प्पन ईंटें, जो ईंटों को उन लोगों ने घर बनाने के लिए यूज़ किया, लगभग हर जगह सेम थे। बेक्ड ब्रिक्स थे और उसके साथ साथ उनके रेशियो सेम थे। तो ये सारे कुछ को तो ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लानिंग।
अब प्लानिंग कौन करता है? तो पुराने ज़माने में राजा करते थे, यानी किंग किया करते थे प्लानिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मानते हैं कि कोई ना कोई रूलर्स थे होंगे। तो वो सारे लोग जिन लोगों ने स्पेशल बिल्डिंग्स को लेकर प्लानिंग की, सिटी के डेवलपमेंट को लेकर उस ज़माने में प्लानिंग की, तो उन्हें हम शायद प्रोबेबली रूलर्स कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की चीज़ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी भी बहुत मिस्टीरियस सिविलाइजेशन है। इसके बारे में हम सभी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। तो क्यों पता नहीं है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने अभी तक जो है किसी ने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर्ड नहीं किया है। अब ये डेसिफर्ड का मीनिंग क्या है? यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को कोई भी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, और नहीं पढ़ पाने की वजह से उनके रूलर्स के बारे में डिटेल में हमें नहीं पता है। तो अब खैर, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई प्लानिंग करने वाले वहाँ पर से, और जो भी प्लान करते हैं वो उस ज़माने में हम उसे समझते हैं कि रूलर्स ही शायद उनको प्लान करते थे। तो ये हो गया अबाउट द रूलर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि इट इज़ लाइकली दैट कि रूलर्स क्या काम करते थे, यानी रूलर्स के और क्या फंक्शंस थे। एक फंक्शंस हमने देखा कि सिटी के कंस्ट्रक्शंस को लेकर के प्लानिंग करते थे वो, कि किस तरह से पूरे सिटी को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि रूलर्स जो है वो सेंड करते थे पीपल टू डिस्टेंट लैंड, यानी जो राजा होते थे वो लोगों को दूर दराज के इलाकों में भेजते थे, डिस्टेंट लैंड। तो अब ये डिस्टेंट लैंड में लोगों को क्यों भेजा जाता था? तो डिस्टेंट लैंड में लोगों को भेजा जाता था टू गेट मेटल्स। जैसे आज के टाइम पे क्या हमारे देश में सब कुछ अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। हम दूसरे देशों से कुछ ना कुछ तो मंगवाते हैं, हमारे खिलौने, हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो इस तरह से उस टाइम पे भी रूलर्स जो है डिस्टेंट लैंड में अपने लोगों को भेजते थे ताकि वो वहाँ से मेटल लेकर आए, प्रीशियस स्टोन्स लेकर के आए। इसके अलावा अदर थिंग्स जिनकी उन्हें ज़रूरत थी वो सब वो दूसरे जगह से लोगों से मंगवाया करते थे, और इन सब के लिए लोगों को ऑब्वियसली डिस्टेंट लैंड में जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और भेजेगा कौन? ऑब्वियसली भेजने का काम तो रूलर्स ही करेंगे। तो ये माना जाता है कि शायद रूलर्स लोगों को डिस्टेंट लैंड में भेजते भी थे। एंड दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो वहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उन लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में पता था। ओके, दे नोज अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन सबसे ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जिसे यूज़ करते थे जिस मेटल को, उसका नाम है कॉपर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर की बनी हुई चीज़ें पाई गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे लेकिन हम आज जानते हैं, वो है आयरन। तो आयरन के यूज़ के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पता नहीं था। खैर, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो सच ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर शायद इनके पास होंगे, और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। एंड दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल, सॉरी लाइन रिपीट हो गया स्टूडेंट, सॉरी। तो रूलर्स के बारे में हमने पता चल गया कि रूलर्स क्या क्या काम करते थे, तो रूलर्स कौन थे ये पता चल गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रियल में रूलर्स के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। नाउ अब स्क्राइब्स, हु वर नोन एज स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स किसे कहते? तो पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जिन लोगों को लिखना पता था उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता है। और ये स्क्राइब्स के रोल क्या थे, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फंक्शंस क्या परफॉर्म करते थे स्क्राइब। और ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन कीवर्ड्स को जानना, जो लोग सीटीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर स्टेट टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को भी इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये केवल छोटे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे तो न्यू हैं उन्हें तो जानना ही है, लेकिन कई बार हम बड़े भी पजल्ड हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। स्क्राइब्स का मतलब पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। अब ये स्क्राइब्स क्या फंक्शंस करते थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्राइब्स का फंक्शंस था हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, तो हड़प्पन सील्स को बनाने में ये मदद करते थे। परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स पर वो लोग लिखते थे जो कि अब सर्वाइव नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। तो सिविलाइजेशन जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वाइव करे, ठीक है।
तो जो हमें मिला है वो हार्ड है, तो इस सारी चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे पता चलता है। अब इसके अलावा अब क्राफ्ट पर्सन्स कौन थे, क्राफ्ट बनाने वाले लोग कौन थे, इसके बारे में भी डिटेल में नॉलेज नहीं है। तो ये माना जाता है कि शायद वो मैन एंड वुमेन दोनों ही होंगे, एंड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। और वो हर तरह की चीज़ें बनाते थे, चाहे वो अपने घर पर बनाते होंगे या फिर अपने वर्कशॉप में। आप इसे आज के टाइम पे मॉडर्न डे से भी कंपेयर कर सकते हैं कि मॉडर्न डे में भी कई ऐसे काम लोग घर पर भी बैठ कर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ लोग जो है वर्कशॉप में भी जाकर काम करते हैं। तो ये था अबाउट द क्राफ्ट पर्सन। देन हु वर द क्राफ्ट पर्सन, तो प्रोबेबली दे मे बी मेन एंड वुमेन बोथ, ओके। And about these also we don't have any detailed information, and the most important thing that they make all kinds of things either in their own homes or in special workshop. Now पीपल वर, अब लोग जो है वो डिस्टेंट लैंड में ट्रैवल करते थे, सो पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। तो अब जो लोग डिस्टेंट लैंड में ट्रैवल करने जाते थे इस टाइम के, वो लोग या तो अपने साथ रॉ मटेरियल्स लेकर आते थे, और या तो फिर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते तो हमारे साथ कई सारे स्टोरीज भी जुड़ जाते, कई सारे नॉलेज जुड़ जाते। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या है आसपास, रास्ते पे क्या दिख रहा है, हम उससे भी बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं। या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो उनसे हम नॉलेज गेन करते हैं, तो यानी हमारे साथ बहुत सारी स्टोरीज जुड़ जाती है। तो ऐसे ही स्टोरीज में से एक है, ये है टेराकोटा टॉय इमेज। तो अब ये मेनी टेराकोटा टॉय हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। अब बहुत सारे टेराकोटा टॉयज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं एविडेंसेस के रूप में, और माना जाता है कि इन छोटे छोटे टॉय से हो सकता है कि बच्चे खेलते थे, ओके। लेकिन अब इस पर भी 100% जो है एश्योरिटी नहीं है। सारे हिस्टोरियन सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इन टॉयज से बच्चे खेला करते थे, और ऑब्वियसली इन सारे टॉयज से ये पता चलता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में उस ज़माने के लोगों को पता था, ओके। नाउ ये है हड़प्पन सील। अब सील क्या है, तो सील अगर आज के टाइम पे देखें तो एक क्या किया जाता है कि आपने कभी सीलिंग के बारे में सुना हो, तो उसमें क्या है कि एक हार्ड चीज़ में कोई पर्टिकुलर स्टैम्प बना, आप स्टैम्प को मान लीजिए, आपने स्टैम्प तो देखा ही है। अब स्टैम्प लगाते हैं तो स्टैम्प में क्या होता है, कुछ जो अल्फ़ाबेट्स लिखा होता है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का है तो उसके लोगो होते हैं, उसको क्या करते हैं हम स्टैम्प कर देते हैं, तो उससे एक इमेज जो है वो हमें नज़र आती है, या फिर किसी के सिग्नेचर को भी हम स्टैम्प करते हैं। तो ठीक इस तरह से हड़प्पन सील्स भी ऐसे ही कुछ चीज़ें थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया, और ये हड़प्पन सील की इमेज है, और इसमें आपको दिख सकता है कि डियर का फोटो है। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स इसमें है, और खैर इस सिंबल को जो है अब तक डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है कि इन सिंबल्स को आखिर इन सिंबल्स को किस नाम से पुकारा जाए। तो हड़प्पन सील, द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, और ये जो सील के ऊपर जो लिखा गया है ये क्या है, यही एक्चुअली पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट है। कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस भाषा में लिखी गई है जिस भाषा को हम नहीं जानते हैं। सो दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, भारतवर्ष में, ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसे हम नहीं जानते हैं। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दिस साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। तो जितने भी स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने इसे कोशिश की है पढ़ने की, लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पाए हैं एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है। तो इसे समझना बहुत मुश्किल है, और जब तक हम इन मीनिंग्स को नहीं समझेंगे, स्क्रिप्ट को नहीं समझेंगे, हम पर्टिकुलर उस सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में नहीं जान सकते। हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, या फिर चीज़ों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हड़प्पन सील्स एक्चुअली बने किससे होते थे, तो हड़प्पन सील्स में कई सारे ऐसे सील्स हैं जो कि स्टोन्स के साथ से भी बने हुए थे, या इसके अलावा एक स्टेटाइट यूज़ करते थे, उस स्टेटाइट जो कि सॉफ्ट होता था उस पर भी सील्स पाए गए हैं, ओके। नाउ अब जानते हैं द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो इस तरह के क्राफ्ट आज के टाइप पे आप देखते हो कि लोग बहुत ही फैशनेबल इस तरह के गले का हार या ज्वेलरीज पहनते थे। सो द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पन सिटीज़, उसमें बहुत सारे न्यू ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो उस समय के लोग यूज़ करते थे, जो उस जगह से हमें मिला है।
सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो सारे लोग जो लोग पास्ट को लेकर स्टडी करते हैं। ओके तो आर्कियोलॉजिस्ट आर ये लोगों को जो चीज़ें मिली है वो चीज़ें या तो स्टोन से बनी हुई है या सेल एंड मेटल से बनी हुई है। अब इस मेटल में कौन कौन से मेटल्स के बारे में है, तो वो है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोगों को कौन कौन से मेटल के बारे में पता था, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से मेटल उनको पता नहीं थे। तो नहीं पता थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द यूज ऑफ द आयरन। से द यूज कॉपर को उन्होंने यूज़ किया, ब्रॉन्ज को उन्होंने यूज़ किया, गोल्ड को भी उन्होंने यूज़ किया। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। तो फॉर व्हाट पर्पस कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। बर्तन बनाने के लिए, आभूषण ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। एंड गोल्ड एंड सिल्वर्स के बारे में कहा जाता है दीज वर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड समटाइम्स गोल्ड एंड सिल्वर were used also for the vessels also। अब इसके अलावा जो है perhaps the most striking founds are those of beads, weights and blades। ओके ये जो ब्लेड्स वगैरह, तो अब ये बीड्स वेट्स क्या है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अपना एक स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था। तो ये लोग वेट भी करते थे, सोचिए कितना एडवांस सिस्टम था। तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो उनको हड़प्पन सिविलाइजेशंस के एविडेंसेस से मिला है कि उस ज़माने के लोगों को वेट करना भी आता था और वो वेट करके ही चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह शायद भेजा भी करते थे। प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेट उनका डेवलप था, वेटिंग का सिस्टम था। ओके नाउ अबाउट द शेप। अब आते हैं शेप के बारे में। तो जो हड़प्पन सील्स वगैरह मिले हैं, हड़प्पन जितने भी एविडेंस मिले, खास करके वो किस शेप के थे, तो वो खासकर रेक्टेंगुलर शेप्स के थे जनरली। एंड द हड़प्पन्स ऑल्सो, इसके अलावा हड़प्पन्स जो है उन लोगों ने पॉट्स भी बनाया। तो ये उनमें से एक पॉट्स का एग्जाम्पल है विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। ओके और ये हड़प्पन पॉट्स के बारे में, हड़प्पन पॉट्स में किस तरह के डिज़ाइन थे, ब्लैक डिज़ाइंस थे। अब आते हैं कॉटन के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को कॉटन के बारे में भी पता था और ये माना जाता है कि प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ जो है सुलेमानन कीर्तिहार रेंज के पास मेहरगढ़ है। और ये माना जाता है कि अराउंड 7000 ईयर्स अगो यहाँ पर, आज से 7000 ईयर्स अगो यहाँ पर कॉटन ग्रो की जाती थी। ओके इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को और किन चीज़ों के एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वुड मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस एंड दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। तो उन लोगों को धागा बनाना भी आता था क्योंकि इससे स्पिंडल वुड से वो लोग स्पिन करते थे थ्रेड और उससे उन लोगों ने शायद अपने कपड़े भी बनाए होंगे। नाउ हु वर नोन एज स्पेशलिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं। तो स्पेशलिस्ट कौन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। सो अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। तो एक पर्टिकुलर काइंड के वर्क में जो स्पेशल होते हैं उन्हें कहते हैं स्पेशलिस्ट। जैसे कि गोल्ड स्मिथ जो कि स्वर्ण का, जो गोल्ड के आभूषण बनाते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो उसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कारपेंटर जो कि लकड़ियों का काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। तो इन सारे पर्सन्स को, ये जो व्यक्ति है पर्टिकुलर एक चीज़ की उनकी ट्रेनिंग होती थी, तो ऐसे पर्सन्स को हम कहते हैं स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सेल्स, यानी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में उनकी ट्रेनिंग होना। ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। तो सभी कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे, ये ध्यान में रखने की चीज़ है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें ये भी नहीं पता है कि क्या केवल मेन स्पेशलिस्ट थे या वुमेन स्पेशलिस्ट थे। आज के टाइम पर आप जानते हैं कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, बहुत सारे काम सभी एक साथ करते हैं, जो महिलाएं भी करती हैं, महिलाएं भी पायलट है, महिलाएं भी एस्ट्रोनॉट है। तो उस ज़माने में भी भाई ऐसा ही होगा कि शायद
महिलाएं भी स्पेशलिस्ट होंगी, मेन भी स्पेशलिस्ट होंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हमें पता नहीं है। और क्यों पता नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि इनके राइटिंग्स को हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो परहैप्स अब ये भी माना जाता है कि सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमको मटेरियल चाहिए। अब गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो अब गोल्ड जहाँ से मिलेगा वहाँ से हमें जाना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स किसे कहते हैं? तो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस। रॉ मटेरियल्स क्या है? सब्सटेंसेस है, वो सारी चीज़ें दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हर्डर्स। ओके, अब रॉ मटेरियल्स बने वो सारी चीज़ें जो नेचुरली किसी जगह पे अवेलेबल होती है। अब जैसे आपको फर्नीचर बनाना है, तो अगर आपको लकड़ी का फर्नीचर बनाना है तो वुड आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप उससे बनाएंगे, जो कि आपके आसपास के इलाके से मिले जाएंगे। या फिर आज के टाइम पे अगर फार्मर्स की प्रोड्यूस को लेकर एग्जांपल्स देती हूँ, तो अब मान लीजिए राइस है। अब इस राइस से और भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वीट से बिस्किट भी बनते हैं, तो वीट से बिस्किट बनने के लिए वीट हो गया आपका रॉ मटेरियल। अब इसको बना दिया आपने, इसको पीस लिया, आटा बन गया, अब उससे बना लिया बिस्कुट, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो इस तरह से जिस चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, तो उसे जिन चीज़ों को हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हो गया रॉ मटेरियल। जैसे कि आपका एक चेयर वो बना है लकड़ी का, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। और लकड़ी का रूप बदल देने के बाद उसका एक नाम हमने दे दिया वुड से, उसका नाम हो गया चेयर। ओके, तो ये है रॉ मटेरियल। नाउ दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। तो किसी भी चीज़ को पहले हम कच्चा पदार्थ लाते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं, और उस रॉ मटेरियल को फिर हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, और उसे मॉडिफाई करके फिर हम उसे फिनिश प्रोडक्ट में बदल देते हैं। ओके, उसे हम क्या करते हैं? फिनिश गुड्स में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन कौन प्रोड्यूस करता था? फार्मर्स, एंड इज अ रॉ मटेरियल फॉर वर्ड दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। तो कॉटन से क्या बनता है? कॉटन आपका हो गया रॉ मटेरियल, और इस कॉटन को कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस फार्मर्स जो कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, उस कॉटन को किस लिए यूज़ करते हैं? कॉटन से बनता है आपका क्लॉथ। ओके, अब बात करते हैं रॉ मटेरियल तो क्या है, ये हमने समझ लिया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि अब इन रॉ मटेरियल्स को लाया कहाँ से जाता था, कहाँ से मिलते थे वो सारी चीज़ें जिनकी इनको ज़रूरत थी। क्या ये उन्हें सब कॉन्टिनेंट में ही मिलते थे, या फिर ये बाहर से लेकर आते थे? क्या इनका सब कॉन्टिनेंट के अलावा वर्ल्ड में दूसरे पार्ट से भी कोई कनेक्शन था? तो ऑब्वियसली इनका कनेक्शन था। सो वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो है हड़प्पन जो यूज़ करते थे वो वहाँ पर लोकली अवेलेबल थे। तो मेनी आइटम जैसे कि कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी बॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। तो कुछ चीज़ें वहाँ लोकली अवेलेबल थी, लेकिन कुछ चीज़ों को उनको बाहर से लाना पड़ता था, डिस्टेंट लैंड से, दूर दराज के इलाकों से। तो कौन कौन से चीज़ों को वो बाहर से लेकर आते थे? उनमें हो गया कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब जानते हैं कि ये कॉपर कहाँ से आता था। तो फ्रेंड्स, जो सीटीईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर कहाँ से लाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। तो कॉपर लेकर आते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग आज के राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम ओमान से लेकर आते थे, जो कि वेस्ट एशिया में है। इसके अलावा अब टीन कहाँ से लाते थे? तो टीन जो है विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टीन का यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द टीन? तो टीन का यूज़ होता था, टीन को हम किससे मिक्स करते थे? कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस टीन को मिलाकर एक नया मेटल बनता था, उस मेटल को कहते हैं ब्रॉन्ज। ओके, एंड मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टीन कहाँ से लाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से टीन लाया जाता था। नेक्स्ट, गोल्ड कुड हैव
कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। तो गोल्ड की बात जो है, तो गोल्ड के लिए भी हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जितने भी लोग थे उन लोगों का कनेक्शन हमारे सब कॉन्टिनेंट से था। और आज का जो कर्नाटका है ये माना जाता है कि शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, ये जो हमारा डिकन का पार्ट है, तो इस डिकन में ये आपका पार्ट हो गया कर्नाटका। तो इस कर्नाटका से लगता है कि वो गोल्ड लेकर जाते थे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ करने के लिए। ओके, और इसके अलावा एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, तो ये हो गया आपका गुजरात। तो यहाँ से भी वो प्रेशियस स्टोन जो है यूज़ करते थे। इसके अलावा जो है ईरान जो है आपका, इधर आप अफ़गानिस्तान आ गया और इधर आगे चलेंगे तो ईरान। तो ईरान और अफ़गानिस्तान से वो प्रेशियस स्टोन्स लेकर आते थे। अफ़गानिस्तान तक जो है इन लोगों का कनेक्शन था। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टोन लापिस लाजुली बोलकर एक स्टोन है जो ये अफ़गानिस्तान से लेकर आते थे। ओके, नाउ अबाउट द फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। अब जानते हैं कि इतने पुराने ज़माने के लोगों का खाना क्या था, क्या उगाते थे, क्या उनका सेटल्ड एग्रीकल्चर था, किस तरह से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हड़प्पन ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सिज़म, लिंसेड एंड मस्टर्ड। तो नेम द क्रॉप्स विच वर ग्रोन बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते थे, वो ग्रो करते थे व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सिज़म, लिंसेड एंड मस्टर्ड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं बता दूं आप लोगों को कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस जगह पे था फ्रेंड्स, वो जगह जो है पर्टिकुलरली ये इस इलाके पे हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा एरिड इलाके पे था। एरिड मतलब कहाँ पर, जो सूखा था, जहाँ पर पानी की कमी थी, ऐसे इलाकों पे हड़प्पन सिविलाइजेशन ज़्यादा जो है उसके एविडेंस पाए गए हैं। तो अब यहाँ पर इन लोगों ने किस तरह से खेती किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, तो ये है हड़प्पन प्लाव, ठीक है, हल। तो अ प्लाव एक न्यू टूल, द प्लाव वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। तो प्लाव का यूज़ क्या होता था, प्लाव से मिट्टी को वो बदलते थे, मिट्टी को क्या करते थे, इस तरह से अगर वो मिट्टी को यहाँ से खींचेंगे तो मिट्टी जो है इस तरह से नीचे की मिट्टी ऊपर आती चली जाएगी और उसके बाद फिर उसमें सीड्स लगाएंगे तब जाकर प्लांट होंगे। तो प्लाव का यूज़ आपको समझ में आया। लेकिन प्लाव का ओरिजिनल एविडेंस नहीं मिला है। ओके, प्लाव का एक मॉडल मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो इससे पता चलता है कि शायद वो इस तरह की इमेज जो आज हम प्लाव के रूप में यूज़ करते हैं, तो शायद ये प्लाव होगा और वो इसे खेती के लिए यूज़ करते होंगे। ठीक है, नाउ अबाउट द इरिगेशन। अब मैंने बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन एरिड इलाके में ज़्यादा था। एरिड मतलब कैसे इलाकों में, जहाँ पर सूखा था। तो अब सूखे इलाके में जहाँ पर बारिश कम होती है, तो ऐसे जगहों पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, आर्टिफिशियली पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर था इनका। तो दिस मीन दैट वाटर वाज स्टोर्ड। इसका मतलब ये है कि ये पानी को स्टोर करते थे एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर गोइंग। तो ये पानी को स्टोर करके उसे सप्लाई करते थे। जब प्लांट्स जब ग्रो होते थे तो पानी की ज़रूरत होती थी, तो इसी स्टोर वाटर को वो लोगों को वहाँ पर खेतों पे सप्लाई करते थे। अब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किन किन जानवरों को पालते थे। तो हड़प्पन्स जो है दे रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। ओके, तो वो किन किन जानवरों को पालते थे, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। और फ्रूट्स दे कलेक्टेड, इसके अलावा वो फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, उनमें से एक है बेर। ओके, इसके अलावा वो मछली भी पकड़ते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। तो ये है स्टूडेंट एंटीलोप। ओके, इस एंटीलोप का वो शिकार करते थे और मछलियों को भी पकड़ते थे। इसका मतलब वो शायद मछली भी खाते होंगे। इन जानवरों का जब वो शिकार करते थे होंगे तो इनको खाते भी थे होंगे और इनके सिंग को यूज़ भी करते थे होंगे। इसके अलावा फूड्स के बारे में, कौन कौन से फूड्स वो ओरिजिनली जो नेचुरल जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे उनके बारे में भी बताते हैं। तो आपको फूड्स के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता चल गया। अब चलते हैं द एंड ऑफ द टॉपिक, द मिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो इतना वास्ट सिविलाइजेशन, इतना डेवलप सिविलाइजेशन, आखिर ये ख़त्म कब होता है,
कब इसमें चेंजेस आने लगते हैं? तो अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change. So how many years ago we find the beginning of a major change in Harappan civilization? It is around 3900 years ago. Then what kind of changes occurred? तो सबसे पहला चेंज हुआ that people stop living in many of the cities. जो डेवलप्ड सिटीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, अब लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया. सबसे मेजर चेंज ये मिल रहा है कि लोगों ने उन सिटीज़ पे, जो डेवलप्ड सिटीज़ थे, वहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, यानी जो राइटिंग सील्स और वेट्स जो यूज़ करते थे, अब इन लोगों ने उसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा समय तक करना बंद कर दिया, यानी उसके यूज़ कम हो गए. और यूज़ कम हो गए इसका मतलब वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है. इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स वो डिस्टेंट लैंड से लेकर आते थे, अफ़गानिस्तान से लेकर आते थे, ईरान से लेकर आते थे, तो इन सारे जगहों से जो उन लोगों ने इन डिस्टेंट लैंड से रॉ मटेरियल्स लाया करते थे, वो भी अब रेयर हो गया था. रेयर हो गया यानी इट ऑल्सो बिकम्स वेरी लेस. अब इसके अलावा मोहनजोदड़ो, तो स्टूडेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा पर पड़ा, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी में है मोहनजोदड़ो. तो ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा चेंज नज़र आता है कि जिन स्ट्रीट्स के बारे में मैंने बात किया था, जो इनके एक बेटर सिस्टम के बारे में बात किया था, उन रास्तों पर गार्बेज फेंके हुए पाए गए. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड द न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स. इवन क्या घर के ऊपर भी जो है रास्ते के ऊपर भी घर बनाए गए, और जो खूबसूरती से घर बनाते थे, जिन टेक्नोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया, यूनिफॉर्म सिस्टम को फॉलो किया, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे. तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम धीरे धीरे कहाँ पर जा रहा है? एंड के तरफ में जा रहा है. नाउ व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, यानी कॉजेज बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. कॉजेज बिहाइंड व्हाट? कॉजेज बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, यानी एंड क्यों हुआ, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड के पीछे क्या रीज़न है. देन वी आर नॉट 100% श्योर दैट व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉज बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. Some scholars suggest that rivers dried up. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि नदियाँ सूख गई, और नदियाँ सूख जाएंगे तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलेगी तो लोग obviously in search of water they may move to the other regions. Now the other reason is suggested by some, that was deforestation, यानी उस इलाके पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे गए और इसकी वजह से भी सूखा पड़ने लगा, और इस वजह से शायद लोग दूसरी जगह मूव कर गए, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है. एंड दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ उस ज़माने में? क्योंकि उन लोगों ने जो ब्रिक्स यूज़ करते थे वो बेक्ड होते थे. अब बेक्ड किससे करेंगे? इसके लिए इनको फायर चाहिए, इनको आग चाहिए. आग किससे जलाएंगे? आग जलाने के लिए इनको फ्यूल चाहिए, और फ्यूल में क्या चाहिए? वुड चाहिए. और वुड कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट से आएगा. तो ऑब्वियसली जंगलों को काटा गया. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स को भी स्मेल्ट करने के लिए भी इनको फ्यूल चाहिए थी, और जिसके लिए पेड़ों को काटा गया, और बाद में इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट हुआ इनके सिविलाइजेशन पे. नाउ इसके अलावा बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर. अब इनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा कैटल हो गए हैं, शीप हो गए, गोट. अब इनको जो है ग्रेजिंग कराने लेकर गए, तो भाई वो अगर डेली किसी पर्टिकुलर ग्रीन इलाके का घास अगर ख़त्म करते जाएंगे तो वो घास उगेगी कैसे? धीरे धीरे ग्रीन कवर ख़त्म हो गया. और कुछ जगहों पे माना जाता है कि फ्लड्स हुआ जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ. बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ों ने रीज़न से ये पता नहीं चलता है
कि सभी सिटीज़ इन्हीं रीजंस की वजह से ख़त्म हुई, क्योंकि फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़, क्योंकि फ्लड अगर होगा तो वो कुछ इलाकों में होंगे, नदियाँ अगर सूखेंगी, रिवर ड्राइंग अप होंगे तो ओनली इन सम ऑफ द प्लेसेस, नॉट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सो दीज आर द not 100% accepted reasons. So it appears as if the rulers lost control. Some other reasons is also that maybe the rulers lost control. जब कोई राजा अपना कंट्रोल खो देता है तो obviously it may also lead to the decline of the particular dynasty, particular empire. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. खैर, in any case the effects of the change are quite clear. So sites in Sindh and West Punjab. तो सिंध कहाँ पर है, मैं पहले आपको मैप में बताऊं कि सिंध कौन से पार्ट को कहा जाता है. सिंध के लिए एक इंडिया का रफ मैप हम ड्रॉ करते हैं. तो इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस पार्ट में जाना है. तो ये आपका इलाका हो गया पंजाब का. ओके, तो ये आपका हो गया पंजाब. अब इसके अलावा ये वाला इलाका जो कि अब पाकिस्तान में है, ये आपका हो गया सिंध. ओके, ये पार्ट हो गया सिंध. सिंध एंड वेस्ट पंजाब जो कि अब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वर अबैंडन while many people moved into newer smaller settlement to the east and south. तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जगहों को छोड़कर लोग कहाँ शिफ्ट हुए, ईस्ट के तरफ, यानी गंगा एंड यमुना के जो मैदानी इलाके हैं, रिवर प्लेन्स, यहाँ पर लोग शिफ्ट हुए, या तो फिर साउथ के तरफ में शिफ्ट हुए. इस वजह से इन सारे जगहों का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया और धीरे धीरे सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गए. लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये एक डेवलप सिविलाइजेशन थी और जिसका अंत हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में न्यू सिटीज़ जो है लगभग 1400 ईयर्स के बाद फिर सिटीज़ सब कॉन्टिनेंट में डेवलप किए. तो सोचिए कितना लंबा समय लग गया एक डेवलप सिविलाइजेशन के बाद में दूसरी सिटीज़ को सब कॉन्टिनेंट में आने के लिए. तो आई होप कि स्टूडेंट कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे. अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक इट क्लियर टू यू ऑल. And these are very important, these points are very important for the preparation of CTT examination and all other competitive examination which are based on NCERT textbook. And I hope that I make you understand each and every topic carefully. So friend, please don't forget to like, share and subscribe this channel. And last, that is, thanks for watching this video.